एपिसोड 1। शीर्षक। अक्सर सिर्फ एपिसोड 1 कहा जाता है या खेल के आधार पर 3 जियो या मरो। भाग 1। पागलपन से पहले का सामान्य जीवन। एपिसोड की शुरुआत किसी भगदड़ या एक्शन से नहीं होती, बल्कि आधुनिक टोक्यो में फैले असंतोष और लक्ष्यहीनता के चित्रण से होती है। हम अपने मुख्य तिकड़ी से मिलते हैं, रयोहेई आरिसु। रयोहेई आरिसु कहानी का नायक। वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान है, खासकर पहेलियों, खेलों और स्थानिक तर्क स्पेशल रीजनिंग में, लेकिन जीवन में पूरी तरह से दिशाहीन है। वह अपना सारा दिन वीडियो गेम खेलने में बिताता है, जिससे उसके मेहनती पिता और ज्यादा सफल छोटे भाई को बहुत निराशा होती है। उसके पारिवारिक रिश्तों में एक स्पष्ट तनाव है। वह खुद को एक असफल व्यक्ति महसूस करता है, जो समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने में असमर्थ है, या शायद उतरना ही नहीं चाहता। वह शांत, चौकस और अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन उसके अंदर एक छिपी हुई तेजी है। उसकी काबिलियत सिर्फ किताबी नहीं है, यह पैटर्न और तर्क की एक सहज समझ है, जिसे उसने अनगिनत घंटे गेम खेलकर तराशा है। दाइकिची करुबे। दाइकिची कारुबे आरिसु का करीबी दोस्त। करुबे ज्यादा व्यावहारिक समझ वाला, स्ट्रीट स्मार्ट, शारीरिक रूप से मजबूत और आरिसु की तुलना में बाहरी तौर पर ज्यादा कठोर दिखता है। वह एक बार में काम करता था, लेकिन मालिक की प्रेमिका के साथ पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसमें एक अकड़ और आवेगीपन है, और वह अक्सर समूह के बाहुबल या एक्शन लेने वाले सदस्य के रूप में काम करता है। अपनी बाहरी कठोरता के बावजूद आरिसु और छोटा के प्रति उसकी वफादारी स्पष्ट है। वह अपनी मौजूदा जिंदगी से भागने का सपना देखता है, शायद कुछ ज्यादा सार्थक खोजना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। छोटा सेगावा। छोटा सेगावा तिकड़ी का तीसरा सदस्य, जिसे अक्सर सबसे संवेदनशील और शायद थोड़ा भोला माना जाता है। वह एक नीरस ऑफिस में काम करता है, जहां ऐसा लगता है कि उसके सहकर्मी उसे धमकाते हैं या कम से कम उसका सम्मान नहीं करते। वह बहुत धार्मिक है, या कम से कम आध्यात्मिक, अक्सर प्रार्थना करते हुए या धार्मिक अवधारणाओं का उल्लेख करते हुए देखा जाता है, और तनाव से आसानी से घबरा जाता है। उसका जीवन भी अधूरा सा लगता है, और वह आरिसु और करुबे के साथ अपनी दोस्ती को ही अपने जुड़ाव और पलायन का मुख्य स्रोत मानता है। उसे बचपन में जलने से चोट लगी थी, जिसका दर्द उसे कभी कभी परेशान करता है। एपिसोड उनकी गहरी दोस्ती को स्थापित करता है। वे ऐसे लोग हैं जो समाज से कटे हुए हैं और एक दूसरे की संगत में सुकून और समझ पाते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के दबावों और निराशाओं से दूर। हम उन्हें मिलते हुए, अपनी परेशानियां साझा करते हुए देखते हैं। आरिसु की पारिवारिक समस्याएं, करुबे की नौकरी का जाना, छोटा के ऑफिस के मुद्दे। वे एक उच्च दबाव वाले समाज में युवा पीढ़ी की मोहभंग के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 2। शिबुया की घटना और खाली दुनिया। उनकी हताशा दुनिया के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक, प्रतिष्ठित शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग पर लापरवाही के एक पल में उबल पड़ती है। वे मजाक में ट्रैफिक रोकते हैं, हंसते चिल्लाते हैं, अराजक साथीपन के माध्यम से अपनी समस्याओं से क्षण भर के लिए बच निकलते हैं। यह पुलिस का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है। छिपने के लिए वे शिबुया ट्रेन स्टेशन के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय में घुस जाते हैं। अचानक बिजली पूरी तरह से चली जाती है। बत्तियां टिमटिमाकर बुझ जाती है और वे अंधेरे में डूब जाते हैं। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, शायद दूर के पटाखों या विस्फोटों जैसी, लेकिन दबी हुई और विकृत। भ्रमित और थोड़े घबराए हुए वे इंतजार करते हैं। जब बिजली वापस आती हुई लगती है, या कम से कम आपातकालीन बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, वे सावधानी से बाहर निकलते हैं, और जो वे देखते हैं वह अविश्वसनीय और भयानक है। शिबुया, जो कुछ पल पहले तक लोगों और शोर से भरा था, अब पूरी तरह से खाली और खामोश है। कोई कार नहीं, कोई लोग नहीं, सिवाय उनके। रात का सन्नाटा कान फाड़ने वाला है। टोक्यो, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक, वीरान हो गया है। उनका पहला रिएक्शन भ्रम और अविश्वास का होता है। क्या यह कोई मजाक है?
कोई फ्लैश मॉब, कोई सपना। करूबे उत्साह का एक क्षण महसूस करता है, नियमों के बिना एक दुनिया। लेकिन यह भावना जल्दी ही खौफ में बदल जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं और वे वास्तव में अकेले हैं। शहर परिचित है, लेकिन अपरिचित रूप से शांत और अशुभ है। यह सामान्य दुनिया नहीं है। भाग 3। पहले खेल का बुलावा। जैसे ही वे खाली शहर में भटकते हैं, अनिश्चित कि क्या करे या कहां जाए, एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड अचानक जिंदा हो उठता है। उस पर एक संदेश चमकता है जो उन्हें एक गेम एरिना की ओर निर्देशित करता है, जिसमें लिखा होता है कि खेल जल्द ही शुरू होगा। उनके पास कोई और विकल्प या सुराग नहीं होता, इसलिए वे अनिच्छा से तीर के निशानों का पालन करते हैं जो उन्हें एक विशिष्ट इमारत की ओर ले जाते हैं। इमारत के प्रवेश द्वार पर उन्हें छोड़े हुए स्मार्टफोन का एक रैक मिलता है। प्रत्येक पर चेहरे की पहचान तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन होती है। जैसे ही वे एक फोन उठाते हैं, वह सक्रिय हो जाता है, उन्हें प्रतिभागी के रूप में पंजीकृत करता है। यहीं पर उनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है, एक हाई स्कूल की छात्रा जिसका नाम शिबुकी साओरी है। वह अनुभवी और शांत लगती है, जो तुरंत संकेत देता है कि वह शायद पहले भी इस स्थिति में रह चुकी है। एक और डरी हुई, घबराई हुई महिला भी वहां होती है, जो स्पष्ट रूप से इस स्थिति में नई है। फोन पर एक संदेश चमकता है, खेल, जियो या मरो, और नीचे एक ताश का पत्ता दिखाई देता है, क्लब्स या डायमंड्स का 3, 3 ऑफ क्लब्स डायमंड्स। शिबुकी बताती है कि पत्ता खेल की कठिनाई और प्रकार को दर्शाता है। नंबर 3 कठिनाई का स्तर है, जितना बड़ा नंबर उतना कठिन खेल। और सूट, क्लब्स, डायमंड्स और हार्ट्स, स्पेड्स खेल के प्रकार को दर्शाता है। क्लब्स टीम गेम होते हैं, डायमंड्स बुद्धि और तर्क के खेल होते हैं, स्पेड्स शारीरिक खेल होते हैं और हार्ट्स मनोवैज्ञानिक और विश्वासघात के खेल होते हैं। यह उनका पहला संकेत है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक संरचित घातक प्रणाली है। भाग 4। घातक खेल, जियो या मरो। उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है, जिसके 2 दरवाजे होते हैं, जिन पर जियो, लिव और मरो, डाई लिखा होता है। नियम सरल लेकिन क्रूर है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा, जो हर कमरे के साथ कम होती जाती है, के भीतर एक दरवाजा चुनना होगा। सही दरवाजा उन्हें अगले कमरे में ले जाएगा। गलत दरवाजा तत्काल मौत का कारण बनेगा। अगर समय समाप्त हो जाता है, तो कमरे में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। तनाव तुरंत बढ़ जाता है। पहली बार दरवाजा चुनने का समय आता है। घबराई हुई महिला जल्दबाजी में मरो दरवाजा चुन लेती है और तुरंत उसके सिर में एक लेजर बीम लगती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह भयानक पहला अनुभव समूह को झकझोर देता है और उन्हें स्थिति की जानलेवा गंभीरता का एहसास कराता है। अब कोई शक नहीं रह जाता, यह वास्तविक है और हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल है। करूबे अपनी आवेगी प्रकृति के कारण जल्दी फैसला करना चाहता है, जबकि छोटा डर और अपनी जलने की चोट के दर्द से लगभग पंगु हो जाता है। शिबुकी शांत रहती है, लेकिन उसकी शांति में एक गणनात्मक ठंडक होती है। वह अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देती है। भाग 5। आरिसु का अवलोकन और बचाव। जैसे जैसे वे अगले कमरों में आगे बढ़ते हैं, समय सीमा कम होती जाती है और तनाव बढ़ता जाता है। यहीं पर आरिसु की अद्वितीय क्षमता सामने आती है। वह घबराने के बजाय निरीक्षण करना शुरू कर देता है। वह याद करता है कि इमारत के बाहर कारें कैसे पार्क की गई थी। वह इमारत के आकार और लेआउट को नोटिस करता है। वह दरवाजों के प्लेसमेंट को देखता है। अपने स्थानिक तर्क और पैटर्न पहचानने की क्षमता का उपयोग करते हुए आरिसु ये निष्कर्ष निकालता है कि कमरों का क्रम इमारत की बाहरी संरचना से मेल खाना चाहिए। वह समझ जाता है कि जियो दरवाजा हमेशा वही होता है जो उन्हें इमारत के निकास की ओर सुरक्षित रूप से आगे ले जाता है, जबकि मरो दरवाजा या तो बाहरी दीवार की ओर जाता है या पिछले कमरे की ओर। वह इमारत का एक मानसिक नक्शा बनाता है और भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है कि कौन सा दरवाजा सही है। उसकी यह खोज उन्हें कई कमरों से सफलतापूर्वक पार कराती है,
लेकिन हर बार समय कम होता जाता है। एक बिंदु पर जब वे लगभग समय से बाहर हो जाते हैं और करूबे अधीर हो जाता है, आरिसू उन्हें सही दरवाजे की ओर निर्देशित करने के लिए चिल्लाता है। उसकी निश्चितता और तर्क उन्हें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। खेल के चरमोत्कर्ष पर वे अंतिम कमरे में पहुंचते हैं, जहां समय सीमा बेहद कम होती है। छोटा दर्द में होता है और पीछे रह जाता है। शिबुकी बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। आरिसू और करूबे को एक भयानक चुनाव करना पड़ता है। क्या वे छोटा का इंतजार करे या अपनी जान बचाए? करूबे लगभग छोटा को वापस लाने के लिए मुड़ता है, लेकिन आरिसू उसे खींच लेता है, ये जानते हुए कि वे सब मारे जाएंगे। वे अंतिम सेकंड में जियो दरवाजे से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे का कमरा आग की लपटों में घिर जाता है, जहां छोटा फंसा हुआ प्रतीत होता है। भाग 6। वीजा और कड़वी सच्चाई। जब वे हांफते हुए सदमे में बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि छोटा मर गया है, लेकिन तभी छोटा भी बुरी तरह जला हुआ लेकिन जिंदा दरवाजे से ठोकर खाकर बाहर निकलता है। आरिसू ने उसे अंतिम क्षण में सही दरवाजे की ओर इशारा कर दिया था। जैसे ही वे राहत और खौफ की मिश्रित भावनाओं से जूझ रहे होते हैं, उनके फोन फिर से बजते हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि उन्होंने खेल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और फिर उन्हें वीजास जारी किए जाते हैं। उनके फोन पर दिनों की संख्या दिखाई देती है, इस मामले में 3 दिन, क्योंकि उन्होंने कठिनाई स्तर 3 का खेल पूरा किया था। शिबुकी बताती है कि ये वीजा उनके जीवित रहने के दिन है। हर दिन एक दिन कम होता जाएगा। यदि उनका वीजा 0 पर पहुंच जाता है तो उनके सिर के ऊपर से एक लेजर बीम निकलेगी और उन्हें मार डालेगी। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने वीजा समाप्त होने से पहले और अधिक खेल खेलने होंगे और जीतने होंगे, जिससे उनके वीजा की अवधि बढ़ेगी। ये एपिसोड इस भयानक एहसास के साथ समाप्त होता है कि वे एक दुस्वप्न में फंस गए हैं। वे एक खाली, शत्रुतापूर्ण दुनिया में हैं, जहां उन्हें अपने जीवन के लिए लगातार घातक खेल खेलने होंगे। दोस्ती, बुद्धि और जीवित रहने की इच्छा ही उनके एकमात्र हथियार है। टोक्यो का खालीपन अब स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक विशाल खतरनाक खेल के मैदान का प्रतीक है। उनकी पुरानी असंतोषजनक जिंदगियां अब एक सरल क्रूर लक्ष्य से बदल दी गई है, किसी भी कीमत पर जीवित रहना। यह पहला एपिसोड प्रभावी ढंग से शो के आधार, मुख्य पात्रों, उच्च दांव वाले तनाव और उस क्रूर दुनिया के नियमों को स्थापित करता है जिसमें वे फंस गए हैं। यह दर्शकों को तुरंत बांध लेता है और भविष्य में आने वाले और भी अधिक खतरनाक और जटिल खेलों के लिए मंच तैयार करता है।